नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है भूकंप। हम लोग भूकंप का अध्ययन करेंगे और हम लोग इस वीडियो में यह जानने का प्रयास करेंगे कि भूकंप कहते किसे हैं तथा भूकंप किन किन कारणों से आता है और भूकंप आने से पूर्व जो इसका पूर्वानुमान लगाया जाता है, जो इसका मापन किया जाता है, वह किस आधार पर किया जाता है तथा भूकंप आने के बाद मानव जीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो जाता है, मानव जीवन पर भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है, इन सभी पहलुओं को हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस संबंधित वीडियो से कोई भी सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना सुझाव अवश्य दे सकते हैं। तो आइए हम लोग भूकंप को देख लेते हैं। जो भूकंप है इसको इंग्लिश में अर्थक्वेक बोलते हैं। तो भूकंप को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह समझना होगा कि भूकंप कहते किसे हैं। तो भूकंप को मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप किसी भी एक टेबल पर बैठे हुए हैं और उस टेबल को कोई भी जंतु जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, वह आ करके उसको टच करता है या फिर उसको हिला देता है, तो उसके बाद जो हम बैठे हैं टेबल पर, वो जो टेबल में कंपन होता है और उस कंपन का जो हमें महसूस होता है कि यह टेबल हिल रहा है, तो वही जो कंपन है वही भूकंप होता है। यानी अगर टेबल के सेंस में इस कंपन की बात करेंगे तो वह टेबल कंप हो जाएगा। और चूँकि इसमें हम लोग भूकंप की बात करेंगे यानी पृथ्वी के संबंध में बात करेंगे, तो इसको हम लोग भूकंप कहते हैं। जो भूकंप होता है इसका अध्ययन सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग भूकंप आने के कारणों के बारे में बात कर लेते हैं कि भूकंप किन कारणों से आता है। तो भूकंप आने के दो महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है प्राकृतिक कारण और दूसरा है मानव निर्मित कारण। तो जो प्राकृतिक कारण है यह प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जैसे जो ज्वालामुखी क्रियाएं हो गई या फिर भू संतुलन में कोई भी जो डिस्टरबेंस होता है, अगर कोई डिस्टरबेंस हो जाता है तो उसके कारण भूकंप आता है। या फिर जो पृथ्वी के अंदर 6 प्लेटें पाई जाती हैं, उन प्लेटों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं या फिर उनकी गतिशीलता जो गति होती है उसमें अगर कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है तो उसके कारण भी भूकंप आता है। तथा अगर पृथ्वी का जो अपने अक्ष पर घूर्णन होता है उसमें भी कोई अगर डिस्टर्बेंस होता है तब भी भूकंप आने के चांसेस हो जाते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत। ये प्रत्यास्थ जो पुनर्चलन सिद्धांत है इसका प्रतिपादन H.F. रीड ने किया था। इन्होंने इस सिद्धांत में यह बताने का प्रयास किया कि जो 6 प्लेटें होती हैं वह 6 प्लेटें एक रबड़ की भांति होती हैं। जैसे रबड़ को अगर रबड़ को आप हम लोग खींचेंगे तो एक सीमा के बाद वह टूट जाती है, तो इसी प्रकार से जो चट्टानें होती हैं, जो प्लेटें होती हैं, वह आपस में टकराती हैं और उसमें तनाव उत्पन्न होता है। तो तनाव उत्पन्न होने का कारण एक ऐसा समय आता है कि तनाव वह चट्टानें नहीं सहन कर पाती हैं और वह टूट जाती हैं और टूटने के बाद पुनः आपस में टक्कर मारती हैं। तो जब आपस में पुनः टक्कर मारती हैं तो वहाँ से कुछ ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। उस ऊर्जा को हम लोग प्रत्यास्थ ऊर्जा के नाम से जानते हैं और वही ऊर्जा बाहर निकलने लगती हैं। तो जब वह ऊर्जा बाहर निकलती हैं तो जहाँ पे पृथ्वी कमज़ोर होता है उस कमज़ोर जगह से बाहर निकलती हैं और वहाँ पे पृथ्वी में कंपन उत्पन्न होता है, उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। अब हम लोग मानव निर्मित जो कारण है इसको देख लेते हैं। तो जो मानव निर्मित कारण है, जैसे जब मनुष्य पृथ्वी के अंदर से पेट्रोल निकालता है तो सबसे पहले पता करता है कि पृथ्वी के अंदर कहाँ पे पेट्रोल है। तो जब उसको पता हो जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल है तो उसके बगल में या फिर उस पेट्रोल को दूसरी जगह लाने के लिए उसमें पृथ्वी के अंदर कुछ वाटर, कुछ पानी को इंजेक्ट करता है। इंजेक्शन के माध्यम से उसको पानी को अंदर इंजेक्ट करता है, जिससे जो पेट्रोल होता है वह अलग स्थान पे चला जाता है। तो जितने भी पेट्रोल होता है वह एक जगह इकट्ठा हो जाता है। तो इस पेट्रोल को हम लोग फिर अलग जगह इंजेक्ट करके उसको हम लोग निकाल लेते हैं। तो जब उसको पेट्रोल को बाहर निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो अंदर जो हम लोग पानी इंजेक्ट किए रहते हैं वह पानी जब सूर्य के प्रकाश का तापमान जब उस पर पड़ता है तो तापमान अधिक पड़ने के कारण वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है। और जब वह जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो वह ऊपर आने का प्रयत्न करता है। तो जब वह ऊपर आने का प्रयत्न करता है तो जहाँ पर भी पृथ्वी की कमज़ोर परतें होती है वहाँ से वह ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा निकलने के कारण वहाँ पे
कंपन होता है वहाँ पे भूकंप की स्थिति आ जाती है। तो यह मानव निर्मित कारण हो गए। अब हम लोग भूकंप आने से पहले यह जान लेते हैं कि यह कैसे पता लगाया जाता है या फिर कैसे पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भूकंप आ रहा है या फिर आने के चांसेज हैं। तो जब भी भूकंप आना होता है, भूकंप आने से पूर्व ही वातावरण में रेडान गैस जो होता है, रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो यह अनुमान लगाया जाता है कि भूकंप आने वाले हैं। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि जो पशु पक्षी होते हैं, उन पशु पक्षी के व्यवहार में या फिर उसका जो रहन सहन होता है उसमें बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। अचानक वह दौड़ने लगते हैं या फिर कुछ न कुछ इसमें ऐसे बिहेवियर में चेंजेस देखने को मिलता है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि भूकंप आने वाले हैं। हम लोग जो भूकंप है, भूकंप के आने के बाद जो भी परिणाम होते हैं उन परिणामों के बारे में देख लेते हैं। तो हमें यह विदित है कि जो पृथ्वी है यह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला जो ऊपरा परत है, ऊपरी वाली परत, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, और जो उसके बाद वाला जो भाग है उसको मेंटल बोलते हैं, तथा जो बीच वाला भाग है, जो ये बीच वाला भाग है, इसको कोर बोलते हैं या फिर क्रोड बोलते हैं। और ये जो इसके पृथ्वी का जो ऊपरी वाला भाग होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, और जो बीच वाला जो भाग होता है उसको मेंटल बोलते हैं। तो जब इसके कोर में, जब क्रोड में जब कोई भी अव्यवस्था या फिर डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है तो भूकंप आने के चांसेस होते हैं। और भूकंप सबसे पहले जहाँ पे उत्पन्न होते हैं उस स्थान को हम लोग फोकस अथवा भूकंप मूल कहते हैं या फिर उत्पत्ति केंद्र कहते हैं। तथा भूकंप उत्पन्न होने के बाद पृथ्वी पर जहाँ पे सबसे पहले यह किरणें उत्पन्न होती हैं, जहाँ पे सबसे पहले यह कंपन महसूस होता है, उस स्थान को अधिकेंद्र अथवा एपिसेंटर बोला जाता है। यह जो भूकंपें होती हैं, जब भूकंप लहरें जब पृथ्वी के कोर से बाहर की तरफ आती हैं तो 3 प्रकार की लहरें उत्पन्न करती हैं। इसमें पहला होता है प्राथमिक किरण, जिसको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में पी वेव बोलते हैं, पी तरंगे बोलते हैं। तो ये जो पी तरंगे होती हैं ये ध्वनिक तरंगों की भांति कार्य करती हैं, यानी ध्वनि तरंगों की भांति ये संचरित होती हैं, और यह लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं यानी अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और इसका जो गति होता है यह सबसे तीव्र होता है। और यह जो प्राथमिक तरंगे होती हैं यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से होकर गुजरती हैं। यही कारण है कि यह जो तरंगे होती हैं यह सबसे पहले पृथ्वी पर आती हैं। सबसे पहले पृथ्वी पर आने का मूल कारण यही होता है, यह ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती हैं। क्योंकि इसका स्पीड इतना अधिक होता है, ये तीनों माध्यम से गुजरती हैं। और यह बहुत ही भयावह तो नहीं होता है, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर सबसे पहले पहुंचता है, तो यह एक तरह से सूचक का कार्य करता है। यह सूचना प्रदान कर देता है कि भूकंप अब पूरी तरह से आ रहा है। और जो दूसरी तरंगे होती हैं इसको सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं, यस वेव्स भी बोलते हैं। यह तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति चलती हैं। इसको आड़ी अथवा अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जो द्वितीय तरंगे होती हैं यह द्रव में अपना संचरण नहीं कर पाती हैं, यानी जो द्रव माध्यम होता है इसमें यह नहीं गुजर पाती हैं। यही कारण है कि जो सागरीय भाग होता है, जो समुद्र वगैरह, यहाँ पर यह यस तरंगे जा करके विलुप्त हो जाती हैं। और हम लोग तीसरे वेव को देख लेते हैं। जो तीसरा वेव होता है वह उसको धरातली तरंगे बोलते हैं, या फिर सरफेस वेव या फिर लव वेव्स। इसको चूँकि लव महोदय ने इसका खोज किया था, इसीलिए इस वेव्स को लव वेव भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जो चित्र है इसमें यह दिखाया गया है कि किस प्रकार से ये तरंगे उत्पन्न होती हैं। जैसे यहाँ पे जो ये भूकंप का जो मूल केंद्र है, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का पृथ्वी पे एहसास होता है, इसको अधिकेंद्र बोलते हैं। यहाँ से ये तरंगे निकल रही हैं तो ठोस माध्यम से भी ये निकल रही हैं। जो पी तरंगे हैं ये देखने को मिल रहा है कि ये ठोस, द्रव, गैस तीनों से निकल रही हैं। क्योंकि जो पृथ्वी 3 भागों में बटा हुआ है, तो जो कोर होता है, क्रोड, ये यहाँ पे पूरी तरह से द्रव भरा होता है। फिर जो मेंटल होता है यह ठोस और द्रव दोनों का मिश्रण होता है, यानी थोड़ा यह हल्का होता है। ये जो पहला वाला परत होता है क्रस्ट, यह पूरी तरह से ठोस होता है। तो जो तीसरी तरंगे हैं जिसको लव वेव्स भी बोलते हैं, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो तीसरी तरंगे होती हैं यह अधिकेंद्र पे, यानी जो एपी सेंटर होता है, यहाँ पे सबसे बाद में पहुँचती हैं। और सबसे बाद में पहुँचने के कारण यह सबसे विनाशकारी होती हैं। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि सबसे विनाशकारी तरंगे कौन सी होती हैं,
तो लव वेव्स होती हैं, यह सबसे अंत में पृथ्वी पे पहुंचती हैं और सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। इसके जो कंपन की गति होती है यह सबसे अधिक होती है। हम लोग यह जान लेते हैं कि भूकंप को मापते कैसे हैं। तो भूकंप को मापने के 3 तरीके हैं, जिसमें से जो सबसे 2 महत्वपूर्ण हैं, पहला है मर्केली स्केल, दूसरा है रिक्टर स्केल। जो मर्केली स्केल होता है यह अनुभव के आधार पर होता है और यह इसमें जो अंक निर्धारित किए जाते हैं, इसमें 12 अंक निर्धारित किए जाते हैं। जबकि जो रिक्टर स्केल होता है यह प्रेजेंट में इसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। इसकी खोज 1935 ईस्वी में चार्ल्स फ्रांसिस रिक्टर ने किया था और यह सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। यह जो रिक्टर स्केल है यह 1 से लेकर 8 तक इसमें संख्याएं इसमें अंकित की जाती हैं और इसी के आधार पर भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। इस पैमाने में जो पहला जो खाना होता है, यानी जो पहले के बाद जो दूसरा अक्षर होता है, अपने पहले से वह 10 गुना अधिक भूकंपी तीव्रता वाला होता है। और इसमें जो प्रत्येक अंक होता है, इसमें प्रत्येक अंक में जो आगे की तरफ बढ़ते हैं, प्रत्येक अंक जो है अगले अंक से 32 गुना ऊर्जा अधिक विमुक्त करती है। तो हम लोग यह समझ लेते हैं कि जो भूकंप मापी होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग यह सोचते होंगे कि जब भूकंप आता है तो जो रिक्टर स्केल होता है, जहाँ भूकंप आता है वहाँ पे तो रिक्टर स्केल पृथ्वी के हिलने के कारण वो तो टूट करके गिर जाता होगा। तो फिर इसका अनुमान कैसे लगाया जाता है जब वो टूट के गिर जाता है? तो ये आप सही सोचते हैं, लेकिन इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे समझा जाता है कि भूकंप कितनी तीव्रता का है। जैसे मान लीजिए कि इलाहाबाद में भूकंप आया है, तो इलाहाबाद का जो रिक्टर पैमाना है वहाँ पे तो वो टूट के बिखर जाएगा, वहाँ पे तो वो पता नहीं लगा पाएगा। लेकिन इसके अगल बगल में जो स्टेशन लगाए जाते हैं, सिस्मोलॉजिकल स्टेशन, जहाँ पे यह इसके किरणों का पता लगा जाता है, तो जो ये किरणें होती हैं सबसे पहले मान लीजिए कि जो पहला वाला स्टेशन है, ये किरणें जो पी वेव्स हैं सबसे पहले पहले वाले स्टेशन पे पहुंचेंगी और वहाँ पे अपना टाइमिंग जो है दर्ज करा देंगी कि मैं इस टाइम पे इतने बजे पहुंची हूँ। फिर उसके बाद जो यस वाला तरंग यस तरंगे वह पहले स्टेशन पे पहुंचेंगी और वहाँ पे यह बताएंगी कि मैं इतने बजे इतने टाइम पे पहुंची हूँ। तो जब इन दोनों पी और यस तरंगों के बीच का जब समय का जब अंतर निकल जाता है और इन दोनों का जो चाल होता है, चाल तो पहले से पता होता है कि पी का कितना होता है और यस का कितना होता है। तो जब किसी भी वस्तु का चाल पता हो गया और उसके बीच का समय पता हो गया तो दूरी हम लोग निकाल ही लेंगे। तो जब उसका दूरी निकल जाता है तो उसी दूरी का एक चाप लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहला वाला जो स्टेशन है वहाँ पे एक चाप लग गया, फिर उसी प्रकार से जो दूसरा स्टेशन होता है वहाँ पे भी जो पी तरंगे होती हैं उस स्टेशन पे पहुँचने का जो समय होता है उसको दर्ज कराती हैं। फिर इसके बाद यस तरंगों के पहुँचने का समय जो होता है वह दर्ज होता है। उन दोनों के बीच का जो समय अंतर होता है उन समय अंतर को निकाल करके वहाँ से दूरी निकाली जाती है। फिर उसी दूरी का एक अलग चाप लगाया जाता है। फिर वह जो चाप होता है इसको दूसरे वाले चाप को कहीं न कहीं काटता है। फिर इसी प्रकार से तीसरा जो स्टेशन होता है उसका भी उसी दूरी ले करके एक चाप लगाया जाता है। तो यह जो तीनों चाप जहाँ पे काटती हैं और यहाँ जो तीनों चापें एक जगह मिलती है, इसे ही हम लोग भूकंप केंद्र बोलते हैं। यानी इससे यह आभास लगाया जा सकता है या पता लगाया जा सकता है कि इसी स्थान पे जो है भूकंप सबसे पहले उत्पन्न हुआ है, यानी जो उसका उद्गम स्थल है यहीं पे है। जो होमोसिस्मल रेखा होता है, होमोसिस्मल लाइन जो होता है, यह समान तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्रों को मिलाने का कार्य करता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे यहाँ पे 6 भूकंप तीव्रता वाला है, फिर दूसरा है यहाँ पे भी 6 वाला है। तो ये जो सभी 6 भूकंप तीव्रता वाले इन जो यह जो लाइन है यही होमोसिस्मल रेखा कहलाती है, क्योंकि यह समान तीव्रता वाले स्थानों को इंगित करता है, इसीलिए इसको होमोसिस्मल रेखा कहते हैं। और जो मर्केली स्केल होता है, यानी जिस पे इसका ग्राफिक किया जाता है, यानी जो भूकंपी तीव्रता है इसको जिस पे ग्राफिक किया जाता है, जिस ग्राफ पे देखा जाता है, इसको सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक जो भूकंपी तीव्रता वाले क्षेत्र हैं वो कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक का जो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ पे सबसे अधिक भूकंप जो है आता है। हम लोग भूकंप का जो विश्व वितरण होता है, यानी भूकंप का विश्व में कहाँ कहाँ पे सबसे अधिक प्रभाव है, कहाँ पे सबसे अधिक भूकंप आता है, उसको देख लेते हैं। तो सबसे अधिक जो भूकंप आता है वह प्रशांत महासागर पेटी में आता है। ये जो प्रशांत महासागर पेटी है यहाँ पे 68% भूकंप आता है।
और इस प्रशांत महासागर के इस विशाल क्षेत्र को अग्निवलय या फिर रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। यह कई बार एग्जाम में पूछा गया कि रिंग ऑफ फायर के नाम से किसे जाना जाता है। यह जो पेटी होता है इसके अंतर्गत 3 मुख्य क्षेत्र आते हैं। पहला है सागर तथा स्थल मार्ग, फिर दूसरा है नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्र तथा तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र। और जो दूसरा है उसके देख लेते हैं। तो जो दूसरा है यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यहाँ पे टोटल भूकंप का 21% यहाँ पे देखने को मिलता है। इस पेटी में विश्व का जो दूसरा स्थान है, यानी विश्व में यह 21% भूकंप आता है और पहले स्थान पे जो प्रशांत महासागर वाला है उसमें आता है। और हम लोग ये जो तीसरा उत्तरी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे भी भूकंप देखने को मिलता है लेकिन यहाँ पे कम देखने को मिलता है। फिर चौथा है प्रायद्वीपीय क्षेत्र तथा पांचवा है मध्य अटलांटिक पेटी। इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में अगर पढ़ेंगे तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा ग्रेजुएशन स्तर का पीजी स्तर तक का सब उसमें पढ़ाया जाएगा। तो उसको मैं बाद में अलग वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे सिर्फ उन्हीं तथ्यों को बताया गया है जो प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।